हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपकी फ्रेंड, गाइडर, हेल्पर प्रीति ढूल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण का भाग नंबर 2 करेंगे। तो आज के हमारे इस भाग में हम पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और इनका संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है। और जीव जंतुओं के बारे में हम जानेंगे कि जीव जंतुओं की कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो विलुप्त होने वाली हैं और इनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, हर जगह पे देखने को नहीं मिलते। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, हम वनस्पति जात कहते हैं। और जो उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं उन जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं, प्राणी जात कहते हैं। अगला टॉपिक है विशेष अक्षेत्रीय प्रजाति, यानी कि विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कौन सी होती हैं। पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष अक्षेत्र स्पीशीज कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधों की या फिर जीव जंतुओं की वो स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है और विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष अक्षेत्र स्पीशीज कहते हैं। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र विशेष में ही पाए जाएंगे। इससे अलग कहीं दूसरे क्षेत्र के अंदर हम इनके बारे में ना जानते पाएंगे और ना ये वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, विशेष अक्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ तथा भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र की विशेष अक्षेत्रीय प्रजातियां हैं। यानी कि जो हमारा जगह है पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, कौन सा, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में हमें क्या मिलता है, जो हमारे साल के पेड़ होते हैं या फिर जो जंगली आम के पेड़ होते हैं ये वहीं पर विशेष रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पर, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के अंदर। तथा भारतीय विशाल गिलहरी, यानी कि जो भारतीय विशाल गिलहरी होती है वो और जो उड़ने वाली गिलहरियां होती हैं ये भी पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगी। इससे अलग किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर ना जंगली आम के पेड़ मिलेंगे आपको, ना साल के पेड़ मिलेंगे, ना विशाल गिलहरी मिलेंगी और ना ही उड़ती हुई गिलहरी आपको मिलेंगी। इनको देखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा। इसलिए इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वन्य प्राणी अभयारण्य। ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाते हैं। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो वन्य प्राणी होते हैं, वनों के प्राणी होते हैं या जिसे हम जीव जंतु या पेड़ पौधे कहते हैं, वो क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, मतलब वहाँ पे उनको कोई खतरा नहीं होता, एवं संरक्षित यानी कि जिनको वहाँ पे आराम से रखा जा सकता है, जो आराम से अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले वन्य प्राणी क्या कहलाते हैं, अभयारण्य कहलाते हैं। यानी कि ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, अभयारण्य कहते हैं, जहां पर ये वन्य प्राणी सुरक्षित भी रहते हैं और संरक्षित भी रहते हैं। अभयारण्य में प्राणियों एवं जंतुओं को मारना, शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। यानी कि जो ये अभयारण्य है जहां पर ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, इन अभयारण्य के अंदर ना ही तो किसी पेड़ पौधे को काटना अलाउड होता है, ना किसी जीव जंतु को मारना या फिर आप कह सकते हो कि उनका शिकार करना यहाँ पर अलाउड होता है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी हरकतें मिलती हैं तो वहाँ पे क्या माना जाता है, इस तरह की हरकतों को दंडनीय अपराध माना जाता है और ऐसे लोगों को पकड़कर क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। तो इन क्षेत्रों में यानी अभयारण्यों में क्या है ना, जो प्राणी होते हैं या जीव जंतु होते हैं जो वहाँ पे रहते हैं उनको पकड़ना, उनको मारना, उनका शिकार करना क्या है, पूर्ण रूप से निषिद्ध होता है, पूर्ण रूप से मना होता है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे
काला हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, अजगर, गैंडा, गुलाबी सिर वाली बतख आदि वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। यानी कि जो अभयारण्यों में है वहां पे कुछ महत्वपूर्ण संकटापन क्या होते हैं, जिनके ऊपर कुछ संकट पाए जाने वाले होते हैं, मतलब जिनके ऊपर कहते हैं ना कि इसके ऊपर संकट आने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संकटापन वन्य जंतु। यानी कि ऐसे वन्य जंतु जिनके ऊपर किसी तरह का संकट आ सकता है, जिन्हें कोई हानि हो सकती है, जैसे कि काला हिरण, इनके ऊपर क्या होता है, हमेशा संकट रहता है, इनको डर रहता है कि कहीं कोई इनका शिकार ना कर ले। काला हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, ये भी क्या होते हैं, संकटापन जीव जंतु होते हैं। हाथी, हाथियों का भी बहुत शिकार होता है। अजगर, गैंडा, गुलाबी सिर वाली बत्तखें, यानी कि ये स्पेशल बत्तखें होती है जिनका सिर कैसा होता है, गुलाबी होता है। तो इन चीजों के लिए, इन जानवरों के लिए क्या बनाए हुए हैं, विशेष रूप से अभयारण्य बनाए हुए हैं, जहां पर ये सुरक्षित रहते हैं और आराम से अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं होता, इसलिए ये अभयारण्य बनाए जाते हैं। संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे। अब ये बात की, जो ये अभयारण्य हम बनाते हैं, संरक्षित वन हम बनाते हैं ताकि इनको हम सुरक्षित रख सकें, लेकिन आजकल क्या हो गया है, ये वन भी इन जीव जंतुओं के लिए क्या नहीं रहे, सुरक्षित नहीं रहे। मतलब यहाँ भी लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया है, इनको हानि पहुंचाना स्टार्ट कर दिया है, इनको शिकार करना इनका शुरू कर दिया है। क्यों सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। अब इनको क्या खतरा है कि जो इनके आसपास रहते हैं, यानी कि इन अभयारण्यों के, इन संरक्षित वनों के आसपास में जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, इन वनों को काटने लग गए हैं, इनका अतिक्रमण करने लग गए, इनको खत्म करने लग गए हैं, जलाने लग गए हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन संरक्षित वनों के में जो जीव जंतु रहते हैं उनके जीवन को क्या हो गया है, खतरा हो गया है। तो आजकल जो अभयारण्य है या फिर संरक्षित वन है, वहां भी इन लोगों को मीन्स इन जीव जंतुओं को, इन पेड़ पौधों को खतरा अनुभव होने लग गया है। राष्ट्रीय उद्यान, यह विशाल आरक्षित क्षेत्र होते हैं जो पर्यावरण के संपूर्ण संगठकों जैसे वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, इनका निर्माण किसके लिए किया हो जाता है, ताकि जो हमारे वनस्पति जात होते हैं या फिर हमारे प्राणी जात होते हैं, यानी कि जो हमारी वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे जीव जंतु होते हैं, जो हमारी दृश्य भूमियाँ, यानी कि कुछ ऐसी भूमियाँ जिनका हमें संरक्षण करना जरूरी होता है, तथा जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुएं होती हैं, जो यानी कि जो हमें इतिहास से मिली हुई होती हैं, जिनका संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इनके संरक्षण के लिए हमने क्या बनाए हुए हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए हुए हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है। यानी कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इनकी ये जो कहाँ पे बने हुए हैं, ये चट्टानों में बने हुए होते हैं और इनके अंदर आवास भी स्थित है, यानी कि यहाँ पे रहने की जगह भी बनाई गई है। इन आवासों में कुछ पेंटिंग तथा कलाकृतियां भी मिली हुई हैं। यानी कि ये जो आवास बनाए हुए हैं, इन आवासों के अंदर कुछ पेंटिंग भी मिलती हैं, यानी कि कुछ पेंटिंग बनी हुई है और कुछ विशेष तरह की कलाकृतियां, यानी कि विशेष तरह की कला को दर्शाने वाली चीजें यहाँ पे मिलती हैं, जिससे आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानें जो हैं, वहाँ पे जो हमें पेंटिंग पाई गई हैं, जो कलाकृतियाँ हमें मिलती हैं, ये पेंटिंग और कलाकृतियाँ दर्शाती हैं कि उस टाइम पे जो आदि मानव हुआ करते थे, तब वो अपना जीवन यापन किस तरह से करते थे। तो ये सारी चीज़ें वो पेंटिंग, वो कलाकृतियाँ हमें दिखाती हैं या फिर दर्शाती हैं। सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु बाघ परियोजनाएं, जिसे हम प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, लागू की है। यानी कि सरकार को पता जो हमारे बाघ होते हैं, इनकी जिंदगी पे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो इन बाघों के संरक्षण के लिए उन्होंने क्या किया है, हमारी सरकार ने बाघ परियोजनाएं बनाई हुई हैं, लागू की हुई है, जिसे हम प्रोजेक्ट टाइगर का नाम भी देते हैं। इसका उद्देश्य देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। और ये किस लिए बनाए गए हैं, ताकि जो बाघ हैं उनको बचाया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके, उनको लंबे समय तक रखा जा सके। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि जो टाइगर प्रोजेक्ट था, यानी कि जो बाघ परियोजना थी, वो कहाँ पे शुरू की गई थी, तो ये राजस्थान में जो रणथंभौर जगह है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जो टाइगर प्रोजेक्ट था, इसकी शुरुआत
की गई थी। तो हमें याद रखना ये कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय गतिविधियां जैसे पशु चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, पेड़ों की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना निषेध है। यानी कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनको मारना, उनका अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ कर रखना, लकड़ियों को काटना, ये सारे के सारे काम क्या है, निषेध है, यानी कि मना है। यहाँ पर इन अभयारण्यों में या फिर इन राष्ट्रीय उद्यानों में हम ये सब कार्य नहीं कर सकते। यहाँ पे इन सब की क्या होती है, सजा मिलती है, दंड मिलता है। अब हमारा अगला टॉपिक है संकटापन जंतु। यानी कि संकटापन जंतु कौन से होते हैं? वनों की कटाई व वन्य जीवों के निरंतर शिकार के कारण कई वन्य जीव वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है, जब हम वनों की कटाई करते हैं या वन्य जीवों का लगातार शिकार करते हैं, उनको मारते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ये जो जीव जंतु है, इनकी जो प्रजातियां हैं, इनकी जो जातियां हैं, वो क्या है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। यानी कि इनका जो जीवन था वो खत्म होता हुए जा रहा है। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही हैं और वे विलुप्त हो सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, संकटापन जंतु कहते हैं। यानी कि ऐसे जंतु जिनकी एक निर्धारित संख्या होती है कि कम से कम इतने तो ये जीव जंतु होने चाहिए, लेकिन अगर वो जीव जंतु उस संख्या से नीचे आ जाए और लगातार उनको मारा जाए तो उससे क्या होता है, वे जीव जंतु या उनकी प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संकटापन जंतु कहते हैं। यानी कि जिनकी संख्या जरूरत से भी ज्यादा कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, संकटापन जंतु कहलाते हैं। क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा होता है? यानी कि ये हमसे पूछ रहे हैं, हमें एक पॉइंट इन्होंने दिया है कि जो बड़े जीव जंतु होते हैं क्या सिर्फ उन्हें ही खतरा होता है या फिर जो छोटे जीव जंतु होते हैं उन्हें भी विलुप्त होने का खतरा होता है? बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना अधिक होती है। यानी कि जो हमारे बड़े जीव जंतु हैं उनको खतरा है कि उनकी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, लेकिन उनसे भी ज्यादा खतरा किसको होता है, जो छोटे जीव जंतु होते हैं, उनकी जो प्रजातियां होती हैं उनको ज्यादा खतरा है कि वो बहुत जल्दी से क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। जैसे सांप, मेंढक, चमगादड़, उल्लू आदि को मानवीय स्वार्थ के लिए निर्दयता पूर्वक मारा जाता है। यानी कि ये छोटे छोटे प्राणी जैसे कि सांप हो गया, मेंढक हो गया, चमगादड़ हो गया, ये छोटे होते हैं, लेकिन मानव क्या है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, निर्दयता पूर्वक इनको मार देते हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव व अजैव घटक जैसे जलवायु, भूमि जिसे हम मिट्टी कहते हैं, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि क्या कहना चाहता है कि अगर हमें जीवन जीना है तो उस जीवन में सिर्फ मानव का रहना ही जरूरी नहीं है कि भाई मानव ही होने चाहिए। अगर हम चाहते हैं मानव जिए और अपने जीवन यापन को अच्छे से जिए तो वहाँ पे पेड़ पौधे का होना, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का होना, जलवायु का अच्छा होना, मिट्टी का होना, नदियों का होना, डेल्टाओं का होना, मतलब हर चीज़ की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी की मानव की आवश्यकता होती है। तो हमें सब चीज़ों को क्या करना है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है, उनका संरक्षण करना है, उनकी संख्या को बनाए रखना है। ये जीव आकार में छोटे होते हैं परंतु आहार श्रृंखला व आहार जाल में महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। माना जाता है कि जीव क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बेशक से छोटी छोटी हों, जो हमारा आहार जाल होता है, आहार श्रृंखला होती है, वहाँ पर ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये चीज़ें कम हो जाए या खत्म हो जाए तो मानव का जीवन भी कैसा हो जाता है, खत्म होने की कगार पे आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, मान लो हमारे पास क्या है, घास है। घास को कौन खाते हैं, टिड्डे खाते हैं, या फिर आप कह सकते हो गाय खाती है। तो घास को किसने खाया, टिड्डों ने खाया। अब टिड्डों को कौन खाता है, मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, बाज खा लेता है। बाज को कौन खाता है, सूक्ष्म जीव खा लेते हैं। और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिलने के बाद क्या होता है, जब हम पेड़ पौधे उगाते हैं, यानी कि जो हमारी घास कह सकते हो, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारा अनाज होता है, वो उसको फिर ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके फिर से जो हमारी उपज होती है वो तैयार हो जाती है, फिर उसको टिड्डे खाते हैं, फिर मेंढक। इस तरह से क्या है, चक्कर बनता रहता है।
अगर घास नहीं होगी तो टिड्डे क्या खाएंगे, अगर टिड्डे नहीं रहेंगे तो मेंढक क्या खाएंगे, अगर मेंढक नहीं रहेंगे तो सांप क्या खाएंगे, सांप नहीं होंगे तो बाज क्या खाएंगे। मतलब अगर एक भी चीज कम हो जाती है तो जो हमारा संतुलन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए चाहे छोटा जीव जंतु हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पेड़ पौधा हो, कोई भी हो, हर चीज की एक महत्वपूर्ण, जो हर चीज क्या है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसकी सुरक्षा करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबका जीवन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब है हमारा रेड डाटा पुस्तक, यानी कि जो रेड डाटा पुस्तक होती है ये क्या होती है, यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि एक ऐसी पुस्तक होती है, एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर हम जो संकटापन्न स्पीशीज होते हैं, संकटापन्न जंतु होते हैं, जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, उनका हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं कि इनकी संख्या पहले कितनी थी, अब कितनी है और दिन प्रतिदिन कितनी कम होती जा रही है। तो सारा रिकॉर्ड रेड डाटा पुस्तक के अंदर पाया जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। यानी कि पौधों को लेके एक अलग रेड डाटा पुस्तक बनाई गई है, जंतुओं को लेके अलग रेड डाटा पुस्तक बनाई गई है, आदिवासियों को लेके, मतलब हर चीज को लेके एक एक अलग रेड डाटा पुस्तक बनाई गई है, जिसके अंदर उनसे संबंधित सारी की सारी जानकारी हमें मिलती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रवास। प्रवास क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण किसी स्पीसीज का अपने आवास से प्रतिवर्ष विशेष अवधि के लिए किसी दूसरे आवास में प्रजनन के लिए यात्रा करना प्रवास कहलाता है। यानी कि क्या होता है कि जैसे जलवायु में परिवर्तन आता है तो उस जलवायु के परिवर्तन के कारण कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो क्या करते हैं, उस जलवायु को सहन नहीं कर पाते और वो उस जलवायु के कारण उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर प्रजनन करते हैं। तो किसी विशेष अवधि में प्रजनन के लिए जब कोई जीव जंतु या प्राणी या पौधा या फिर आप कह सकते हो पक्षी वगैरह अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वहां पे जाके प्रजनन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। ऐसे पक्षी जो उड़कर दूसरे क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। जब एक पक्षी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर लंबी यात्रा करता है, उड़ता हुआ जाता है और दूसरी जगह पर जाकर अपना प्रजनन करता है, तो ऐसे पक्षियों को हम कहते हैं प्रवासी पक्षी। राजस्थान में कुरंजा पक्षी एक प्रवासी पक्षी है। यानी कि राजस्थान में एक पक्षी आता है हर साल जिसे हम कुरंजा पक्षी के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, एक प्रवासी पक्षी होता है जो वहाँ के वायुमंडल के कारण या फिर वातावरण में चेंज आने के कारण क्या करता है, वहाँ से राजस्थान में चला आता है और यहाँ पर आकर क्या करता है, प्रजनन करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कुरंजा पक्षी को एक प्रवासी पक्षी कहते हैं। जिसके महत्वपूर्ण प्रवास स्थल निम्नलिखित हैं और जब भी ये उड़ के आता है तो इन स्थलों पर वो ज्यादातर निवास करता है। नंबर 1, फलोदी के पास खींचन गांव, यानी कि जो फलोदी है उसके पास एक गांव है खींचन गांव, ये यहाँ पर आकर रुकता है, ये जोधपुर के अंदर आता है। दूसरा, ये कहाँ पर रुकता है, ताल छापर जो जगह है जो चूरू के अंदर है, ये आकर यहाँ पे रुकता है और अपना प्रजनन करता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि घना के अंदर है और ये भरतपुर में आता है, ये क्या करता है, ये यहाँ पर आकर रुकता है और इन जगहों के लिए वो क्या कहलाता है, प्रवासी पक्षी कहलाता है। यानी कि ये मैक्सिमम 3 जगहों पे रुकता है, फलोदी के पास खींचन गांव, ताला छापर जो कि चूरू में है ताल छापर, और तीसरा क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि घना या फिर भरतपुर के अंदर आता है। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कागज का पुनः चक्रण। कागज का पुनः चक्रण यानी कि कागज को दोबारा से तैयार करना, उसका पुनः चक्रण करना क्या कहलाता है, कैसे होता है। कागज निर्माण के लिए भी वनों की कटाई वनोन्मूलन का एक प्रमुख कारण है। हम वनोन्मूलन करते हैं, मतलब वनों की कटाई करते हैं, वनों को खत्म कर रहे हैं, किसके लिए, कागज बनाने के लिए भी हमारा एक महत्वपूर्ण कदम होता है कि जब हमें कागज बनाने होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं और बहुत ज्यादा वनों की कटाई करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वनोन्मूलन होता है। तो कागज की कटाई भी, मतलब कागज का निर्माण भी क्या क्या है, एक वनोन्मूलन का एक प्रमुख कारण होता है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 विकसित वृक्षों को काटा जाता है। यानी कि अगर हम 1 टन कागज प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो 17 विकसित वृक्ष होते हैं उनको काटना पड़ेगा। यानी कि 17 विकसित वृक्षों को काट कर उनसे हम क्या बनाते हैं, 1 टन कागज तैयार
करते हैं। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। इसलिए हमें बचत करनी चाहिए क्योंकि सिर्फ 1 टन कागज के लिए अगर हम 17 विकसित वृक्षों को काटेंगे तो हर रोज हम कितना कागज बनाते हैं, उसके लिए तो हमें क्या करना, बहुत ज्यादा वृक्षों को काटना पड़ेगा। इसलिए क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कागज की बचत करनी चाहिए ताकि पेड़ों को कम से कम काटने की जरूरत पड़े। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों की बचत कर सकते हैं बल्कि कागज के निर्माण में काम आने वाले जल, ऊर्जा व हानिकारक रसायनों की भी बचत कर सकते हैं। अगर हम पेड़ पौधों को बचाएंगे, कागज कम से कम लगाएंगे तो क्या होगा, इससे कागज की बचत भी होगी क्योंकि हम उसका कम से कम प्रयोग करेंगे। तो कागज की बचत होगी तो हम पेड़ पौधे कम से कम काटेंगे, और पेड़ पौधे कम से कम काटेंगे तो जो कागज बनाते टाइम हमें जल की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वे हानिकारक रसायन जिनका प्रयोग करके हम कागज बनाते हैं, इन हानिकारक रसायनों की भी हम क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। तो जल, ऊर्जा और हानिकारक रसायनों की बचत भी हम कर सकते हैं अगर हम पेड़ों की बचत करेंगे, पेड़ पौधों को कम से कम काटेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण क्या होता है? पुनर्वन रोपण से मतलब होता है दोबारा से वनों का रोपण करना, दोबारा से वनों को बनाना, यानी कि पेड़ पौधों का दोबारा से लगाना। पुनर्वन रोपण का उद्देश्य काटे गए वृक्षों का रोपण करना है। तो पुनर्वन का उद्देश्य क्या होता है? जो वृक्ष हमने काटे हैं, काटे गए वृक्षों को दोबारा से रोपना, दोबारा से लगाना, दोबारा से तैयार करना रोपण रोपण कहलाता है। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वन रोपण हो जाता है, यानी कि जो पुनर्वन रोपण होता है वो प्राकृतिक रूप से भी होता है, यानी कि अपने आप से भी पेड़ पौधे उगते रहती हैं। लेकिन ये क्या होता है, बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, इसलिए काफी समय इसमें लगता है। वनोन्मूलन के कारण अधिक मात्रा में वन नष्ट हो चुके हैं, यानी कि जो हम वनोन्मूलन करते हैं, वनों को काटते हैं, उसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो हमारे वन है वो क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अतः अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा का बचाव रखने के लिए अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। यानी कि जो हमारी आने वाली अगली पीढ़ी है उनको भी क्या चाहिए, उनको भी तो हरी संपदा चाहिए होगी, पेड़ पौधे चाहिए होंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको हरी संपदा मिले तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प हमारे पास बचता है कि अगर हम पेड़ पौधे काटते हैं तो उनकी जगह पे हमें दोबारा से पेड़ पौधे लगाने होंगे, और जितने काटते हैं उतने ही हमें लगाने होंगे। उससे कम अगर हम लगाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को हरी संपदा नहीं मिल पाएगी। वनों का संरक्षण एवं परिरक्षण करने के उद्देश्य से भारत में भारतीय वन अधिनियम 1927 में लागू किया गया है। यानी कि भारत में क्या किया गया है, ताकि हम वनों का संरक्षण कर सके, उनको बचा के रख सकें, इसके लिए एक अधिनियम लागू हुआ जो कि 1927 में लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत हम क्या करेंगे, एक तो हम कम से कम पेड़ों को काटेंगे, पेड़ों को बचाने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर हमें जरूरत के हिसाब से काटना पड़ता है तो हम उसकी जगह पे क्या करेंगे, दोबारा से दूसरे पेड़ लगाएंगे, ताकि जो हरी संपदा है वो कम ना हो और हमारी अगली पीढ़ी का भी अच्छे से काम चले और हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाएं। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।